अध्यक्ष महोदय, पहला यह है कि लोगों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में पूरी तरह भागीदार बनाया जाए, जिससे उनमें यथार्थ रूप में यह भावना जगे कि वे स्वयं कर्ता धर्ता हैं। दूसरा यह है कि अपनी आर्थिक शक्ति का ऐसे ढंग से निर्माण करना जिससे हम राष्ट्रीय स्वाधीनता और अखंडता के लिए आने वाली हर चुनौती का सामना करने में समर्थ हों तथा एक जमाने से चली आ रही गरीबी और समानता की समस्याओं से लोहा ले सकें। हमने इन्हीं उद्देश्यों से अपने संविधान का निर्माण किया और योजनाबद्ध विकास का सिलसिला शुरू किया। स्वयं संविधान में इन दोनों प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति है। यह सोचना ठीक नहीं है कि संविधान का मूल अधिकारों से संबद्ध अध्ययन ही स्वतंत्रता का संपूर्ण उद्घोष है। नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले अध्ययन में निर्दिष्ट धाराओं के बिना मूल अधिकारों का अर्थ केवल उन लोगों की स्वतंत्रता होगी जो संपन्न हैं, परंतु लोकतांत्रिक उपकरणों के लिए अधीरता के कारण हम यह बात भूल बैठे कि सभी उपकरणों को कुशलता से काम कर सकना चाहिए। हमने अनेक उपकरणों को राष्ट्र की समग्र आवश्यकताओं का ध्यान रखे बिना मनमाने ढंग से काम करने की अनुमति दे दी। हमें तिरस्कार पूर्वक पिलपिला राष्ट्र कहा जाने लगा, जिसका तात्पर्य यह था कि जहां बल देना चाहिए था वहां हमने बल नहीं दिया तथा सभी तरह की अनुशासनहीनता और शिथिलता को सहन किया। मैं उसे एक आरंभ ही मानना चाहूँगा। पिछले वर्ष की प्रगति को मजबूती देने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। सरकार ने योजना लागत में वृद्धि के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं तथा लाइसेंस प्रणाली आयात नियमों को सरल और उदार बनाया है। इस कोशिश में समाज के सभी वर्गों को हाथ बटाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र लोगों की आलोचना का विशेष विषय रहा है। यह आलोचना कुछ सीमा तक ठीक भी थी, लेकिन ज़्यादातर यह गलत उद्देश्यों से की गई। कुछ लोग अवश्य ऐसे थे जो सचमुच चाहते थे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता में सुधार हो, लेकिन अन्य अनेक लोगों ने इसे सरकार पर प्रहार करने का एक माध्यम बनाया और हमारी समाजवादी व्यवस्था को बदनाम करना चाहा। पिछले वर्षों में हमने कुछ ऐसे उपाय किए हैं जिनके कारण सार्वजनिक क्षेत्र की गाड़ी अब ठीक से पटरी पर चलने लगी है। ये उपाय हैं प्रबंध संबंधी नए तौर तरीके, साज सामान के भंडार का अधिक अच्छा हिसाब किताब और रख रखाव आदि। स्पीकर महोदय, भारतीय और पाश्चात्य परंपरा में आयु के 60 वर्ष पूरे होने का विशेष महत्व है। संस्थाओं के इतिहास में यह इस बात का प्रमाण होता है कि उनके आगे के विकास के लिए उनकी नींव पर्याप्त सुदृढ़ हो गई है। लेकिन मुझे कुछ कहते हुए थोड़ी झिझक अनुभव हो रही है। मैं जो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, वैज्ञानिकों को उनकी विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के मामले में कैसे परामर्श दे सकती हूँ, लेकिन अब यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि विचार और कार्य की विभिन्न शाखाओं के बीच संबंधों को समझने के लिए विशेषज्ञता
का दायरा जितना छोटा हो उसके प्रति सामान्य दृष्टिकोण अपनाने का महत्व उतना ही बढ़ता जाता है। विज्ञान न केवल इस अर्थ में विश्वव्यापी है, उस पर पूरे विश्व का दावा होता है, बल्कि इसलिए भी कि वह जीवन के हरेक पक्ष की खोजबीन में प्रवृत्त होता है। आज कोई भी वैज्ञानिक आर्थिक या सामाजिक शक्तियों की अनदेखी नहीं कर सकता और कोई भी राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा उनके अभिप्रायों की उपेक्षा नहीं कर सकता। विगत शताब्दी के आरंभिक वर्षों की अपेक्षा जबकि इस संस्था का जन्म हुआ था, हमारे देश में विज्ञान का स्वरूप बहुत बदल गया है। इस परिवर्तन को लाने का श्रेय कुछ सीमा तक भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों के प्रयास को है, लेकिन अपनी स्वाधीनता के 55 वर्ष पूरे करते हुए हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि इस परिवर्तन का अधिकांश इसलिए संभव हुआ कि स्वाधीन भारत की सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत भरोसा किया। हमने विशाल वैज्ञानिक और तकनीकी परिसंपत्तियों का निर्माण किया है। जहां तक वैज्ञानिकों की संख्या और उन्हें तथा तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाओं के विस्तार का प्रश्न है, हमारा स्थान विश्व में तीसरा है। हमारे कृषकों ने नए किस्म के बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग लाखों हेक्टेयर में करना शुरू कर दिया है। हजारों लाखों ग्रामवासी और शहरी निवासी पावर पंप और ट्रांजिस्टर खरीदते हैं। हम बहुत जटिल मशीनें भी बनाने लगे हैं। हमने जितने बड़े पैमाने पर परिसंपत्तियों का निर्माण किया है और जितनी ज़्यादा दक्षताओं को प्राप्त किया है उन पर हमें गर्व है और इनकी झलक हमें दिल्ली में राष्ट्रीय प्रदर्शनी में मिल सकती है। हम विश्वास कर सकते हैं कि हम निकट भविष्य में ही गरीबी को हटा सकेंगे। स्टॉप।